Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to talk about a very famous personage of India, महात्मा गांधी. क्योंकि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी मीन्स आप बीती, इसको हम कहते हैं. यानी कि जब इंसान खुद के एक्सपीरियंसेस को, खुद की लाइफ स्टोरी को वो पेन डाउन करता है, वो लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं हम. तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पैसेज है और इस पैसेज का नाम है हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड. कि किस तरह से वो अपने एक मुवक्किल को, यानी कि जो एक एडवोकेट होता है उसका जो एक तरह से कस्टमर होता है, उसका जो मुवक्किल होता है उसको क्लाइंट बोलते हैं. तो उसने किस तरह से अपने क्लाइंट को भेजा, ये एक्सट्रैक्ट जो है, ये पैसेज जो है उनकी एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है. और ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. कि सच्चाई के साथ जो मेरे तजुर्बात हैं उनकी एक तरह से कहानी है. एक बड़ी किताब है और इसी किताब में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है. तो पहले जो है हम इस एक्सट्रैक्ट पे बात करने से पहले, इस पैसेज से मुतलिक जानने से पहले, हम मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे. तो एक इंडियन लॉयर थे, एक बहुत ही मशहूर पर्सनेज हैं, हम सब जानते हैं, बापू के नाम से जाने जाते हैं. और भी सही कई सारे ऑनरिफिक टाइटल्स जो हैं उनके लाइफ टाइम में उनको दिए गए हैं. तो एक मशहूर वकील थे, एक एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट थे. यानी कि जो जो साम्राज्य थी अंग्रेज़ों की, जो अंग्रेज़ों का यहाँ पे कब्ज़ा था हिंदुस्तान में, तो उसके बहुत ख़िलाफ़ थे. एक बहुत ही कौम परस्त इंसान थे. नेशनलिस्ट का मतलब होता है द पर्सन हु लव्स हिज कंट्री वेरी डियरली, जो अपने मुल्क के साथ बहुत जो हुबुल वतन इंसान हो, जिसको अपना वतन जो है वो बहुत अजीज़ हो. तो महात्मा गांधी एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए ये मशहूर हैं, दैट ही एम्प्लॉयड ए नॉन वायलेंट मूवमेंट. एक अदम तशद्दुद पर मबनी इन्होंने एक तहरीक चलाई, एक मूवमेंट चलाया, with a series of activities with the ultimate aim of ending British rule in India. जिसका मकसद ये था, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि वो उन नॉन वायलेंट उस रेजिस्टेंस के दौरान, उस नॉन वायलेंट मज़ाहमत के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने करी, जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान को जो है अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराना है. ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, इट स्पेंड फ्रॉम 1857 टू 1949. यानी कि 1857 से लेके 1947 तक, अल्टीमेटली टू द इंडियन इंडिपेंडेंस. क्योंकि 1947 में इनका ये मकसद जो है जाके पूरा हुआ कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ. तो इसको कई सारे ऑनरिफिक नामों से जो है नवाजा गया है. एहतरामन इसको काफ़ी सारे नाम दिए गए. हिंदुस्तान में बापू के नाम से जाने जाते हैं. तो एक ऑनरिफिक नेम जिसके साथ ज़्यादा मशहूर है ये महात्मा, विच मीन्स ग्रेट सोल. It was given to him in 1914 in South Africa and is now used throughout the world. और इस टाइटल को, इस महात्मा के टाइटल को जो है हिंदुस्तान के तकरीबन, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनको महात्मा के नाम से ही जाना जाता है. तो किताब पे आते हैं. मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948 was an Indian nationalist leader. So as I told you earlier that Mahatma Gandhi was born on 2nd of October 1869. पोरबंदर में ये पैदा हुए थे, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है. तो एक इंडियन, इनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था. एक इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, एक कौम परस्त ये लीडर थे हिंदुस्तान के. ही वॉज बॉर्न इन पोरबंदर उस जगह का नाम था जहाँ पे ये पैदा हुए थे. द प्रेजेंट स्टेट ऑफ गुजरात ऑन October 2,
1869, यानी 1869 अक्टूबर की दूसरी तारीख को ये गुजरात में पैदा हुए थे। एंड एजुकेटेड इन लॉ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, तो लंदन में इनकी पढ़ाई हुई थी। इन्होंने जो है कानून की पढ़ाई वहाँ पे की थी, लॉ पढ़ा था। एंड इन 1891, after having been admitted to the British bar, Gandhiji returned to India and attempted to establish a new law practice in Bombay, now Mumbai, with little success. तो जब इनको 1891 में इनको ब्रिटिश बार में एडमिट किया गया, इनको एक तरह से वहाँ का जो लॉ प्रैक्टिस था उसमें थोड़ी बहुत जगह मिल गई। उसके बाद वो हिंदुस्तान वापस चले आए और यहाँ पे उन्होंने वकालत करने की कोशिश की बॉम्बे में, जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है। लेकिन इसको वकालत के पेशे में जो है बहुत कम कामयाबी मिली, बहुत कम नाम मिला। 2 years later, an Indian firm with interests in South Africa retained him as a legal advisor in its office in Durban. तो उसके 2 साल बाद एक हिंदुस्तानी फर्म थी, एक कंपनी थी, एक ट्रेडिंग कंपनी हम इसको कह सकते थे, जिसको साउथ अफ्रीका में दिलचस्पियाँ थी या साउथ अफ्रीका में उसका काम चल रहा था। तो उन्होंने उसको डर्बन में, जो कि साउथ अफ्रीका की एक कोस्टल सिटी है इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, डर्बन, तो ये डर्बन में इसको रिटेन किया गया, इसको एज लीगल एडवाइज़र रखा गया, यानी कि इसको एक जिसको हम कहते हैं कि कानूनी सलाहकार के तौर पे रखा गया है। एक हम कह सकते हैं लीगल एडवाइज़र का मतलब होता है एडवाइज़र, यानी कि इसको एक लीगल एडवाइज़र के तौर पे वहाँ पे रखा गया है, यानी कि लीगल एडवोकेट के तौर उसको वहाँ पे रखा गया, जो कानूनी सलाहकार था, जो कानून के दाव पेच उनके साथ उनमें उनकी मदद करता था। तो एज लीगल एडवाइज़र उसको डर्बन में रखा गया वहाँ के ऑफिस में। लेकिन जब वो डर्बन पहुँचे, आफ्टर अराइविंग इन डर्बन, गांधी जी फाउंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ एन इन्फीरियर रेस। तो गांधी जी जब वहाँ पहुँचे, उसको ये एहसास हुआ कि उसको एज ए मेंबर ऑफ इन्फीरियर रेस वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, यानी उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो सलूक सही नहीं है, उसको एक तरह से इन्फीरियर समझा जाता है। इन्फीरियर मीन्स एक सेकंड रेट सिटीज़न उसको समझा जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपार्थाइड के लिए मशहूर है, जो कि नेल्सन मंडेला ने गांधी जी की लड़ाई के तर्ज पर ही लड़के उनको उस रंग व नस्ल की वो भेदभाव से, वो डिस्टिंक्शन से उनको आज़ाद किया। यानी कि वो जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था वो फिर इक़्तिदाम पजीर हुआ, वो भी एक अलग कहानी है। तो गांधी जी जब वहाँ गए तो उसको लगा दैट ही इज़ बीइंग ट्रीटेड एज इन्फीरियर, उसको लगा कि उसको एक बिल्कुल कमतर, एक घटिया किस्म का इंसान समझा जाता था, या एक घटिया नस्ल से या अदनी नस्ल का इंसान उसको समझा जाता था। तो ही वॉज appalled at the widespread denial of civil liberties and political rights to Indian immigrants to South Africa. तो वो he was shocked to see कि वहाँ पे जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, सिविल लिबर्टीज़ का मतलब होता है जो एक तरह से जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो बुनियादी हुकूक थे, वो जो हैं उनका डिनाइल हो रहा है। वो जो है वो लोगों तक इन राइट्स तक रसाई नहीं है, यानी कि लोगों को जो है उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जाता है। सिविल लिबर्टीज़ का मतलब होता है कि वो सियासी ज़मानतें, वो सियासी हुकूक जो एक शहरी का कानूनन हक होता है, जो उसको कानूनन जो हुकूक उसको हासिल होती है, इसमें सिविल राइट्स में यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वर्शिप, यानी कि जो हुकूक एक कानून, जो लिबर्टीज़, जो आज़ादियाँ, जो फ्रीडम्स, जो हुकूक एक शहरी को दे देता था, वो उनका वाइड स्प्रेड डिनाइल हो रहा था। वाइड स्प्रेड डिनाइल मीन्स एक्सटेंसिव डिनाइल हो रहा था, यानी कि ऑल ओवर डिनाइल हो रहा था। हर जगह पे ये इन हुकूक को लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता था, या ये हुकूक जो है लोगों को नहीं दिए जाते थे, लोगों को इन हुकूक से जो है वो महरूम रखा जाता था। खासकर उन लोगों के लिए जो इंडियन इमिग्रेंट्स टू साउथ अफ्रीका थे,
इमिग्रेंट्स मीन्स जो पर्सन फ्रॉम ए फॉरेन लैंड, जो किसी दूसरे मुल्क में हिजरत करके जाए और वहाँ मुस्तकिल एक तरह से सुकूनत इख्तियार करे, नौ आबाद जिसको हम कहते हैं। तो उस मुल्क में एक तरह से ये परदेसी थे, तो उनका वाइड स्प्रेड डिनाइल हो रहा था व्हेन इट कम्स टू सिविल लिबर्टीज़ एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो उनके सियासी हुकूक थे, जो उनके समाजी हुकूक थे, जो उनके शहरी हुकूक थे या शहरी आज़ादियाँ थी, उनसे उनको महरूम रखा जाता था। सो ही लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश विच वन इंडिया फ्रीडम इन 1947। तो उसके बाद वो हिंदुस्तान वापस आके उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़ी। एक उसका एक अहम हिस्सा रह चुके हैं। मैंने आपको पहले बोला कि नॉन वायलेंट मूवमेंट उन्होंने एम्प्लॉय किया, यहाँ उसको स्टार्ट किया, और जिसका मकसद था अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना। तो पैसेज हियर इज़ फ्रॉम गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो जो हम पैसेज पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।